नहीं, हमें क्या एडवांटेज होता है कि किसी भी कोड को अगर आप कंटिन्यूअसली रन करना चाहते हैं, लगातार बार बार रन करना चाहते हैं, तो आपको उस कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं। आप एक बार कोड लिखेंगे और लूप आपको एग्जीक्यूट कराना है उतनी बार। तो वाइल लूप हमारा ये कह रहा है कि आपको एक कंडीशन बतानी होगी वाइल में, और ये जो कंडीशन आपने यहाँ लिखी है इसको इंटरप्रेटर बार बार चेक करेगा। जितनी बार ये कंडीशन ट्रू आती रहेगी वाइल के अंदर का कोड चलता रहेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर लूप हमारा खत्म हो जाता है, फिर आगे वाला कोड आपका चलता है। तो इस तरह से अगर मुझे वाइल लूप से किसी काम को 10 बार करवाना है तो मुझे यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन लिखनी होगी जो 10 बार चेक करी जाए तो ट्रू आए, और 11वीं बार जब चेक करी जाए तो फॉल्स बन जाए, तो लूप फिर आगे चलेगा ही नहीं। अगर मैं लूप से किसी काम को 5 बार करना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पर जो कंडीशन लिखनी होगी वो इस तरह से लिखनी होगी कि वो 5 बार लगातार जब चेक करें तो वो ट्रू दे, और अगर छठी बार उसको चेक करा जाए तो फॉल्स दे दे, ताकि लूप आगे चलेगी ना और आगे का प्रोग्राम चलना शुरू हो जाए। तो अब ये कंडीशन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करते हैं। एक जनरल आइडिया है कि इस कंडीशन को जब बनाया जाता है तो इसमें एक वेरिएबल का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं। उस वेरिएबल की इनिशियल कोई एक वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी होती है, और फिर लूप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है, प्लस करता है, माइनस करता है ना। उसके अकॉर्डिंग हम इस लूप को ज्यादा बार कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग एटीएम वगैरह जब जाते थे तो हमें अपना पिन नंबर देना होता था। अगर पिन नंबर हमने अपना एंटर करा और वो इनकरेक्ट हो गया तो हमें दूसरा मौका मिलता था कि दोबारा दे दो। अब अगर हमने दोबारा दे दिया और वो सही निकल आया तो फिर आगे नहीं पूछेगा, फिर आगे हम अपना जो भी एक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब मान लो इसी एटीएम में एक यूजर और गया, तो पहली बार पिन दिया गया, दूसरी बार पिन दिया गया, दोनों बार गलत हो गया, तीसरी बार दिया गया, तीनों बार गलत हो गया। तो अब क्या आप फिर पूछेंगे चौथी बार? शायद नहीं। 3 का अटेम्प्ट अगर रखा होगा तो, 5 का रखा होगा तो शायद 5 के बाद नहीं पूछेंगे। तो एक अटेम्प्ट कितने हैं वो आपके पूरे हो गए, फिर आगे पूछेंगे। तो अब एक यूजर और है जो एटीएम यूज कर रहा है, पहली बार में ही करेक्ट पिन दे दिया। अब जरा सोचने वाला पॉइंट ये है कि ये तो यूजर 1 है, यूजर 2 है, ये यूजर 3 है। एटीएम के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो प्रोग्राम चल रहा है, उसको जिस डेवलपर ने बनाया होगा, उस डेवलपर ने उस सॉफ्टवेयर के अंदर इस बात का कोड कैसे करा होगा कि मैं यूजर से कितनी बार पिन मांगू। एक बार का कोड लिखा होगा उसने, 2 बार का लिखा होगा, या 3 बार का लिखा होगा। जब इस डेवलपर ने एटीएम के अंदर चलने वाला जो सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसके अंदर उसने कोडिंग करी होगी ना पिन नंबर मांगने की, तो वो कोडिंग कितनी बार रन करने के लिए करी होगी? 1 बार की, 2 बार की, या 3 बार की? अगर 3 बार की करी होगी तो फिर इस वाले यूजर से 3 बार पूछना चाहिए, जबकि इससे तो 1 बार पूछा है इसने पिन, दोबारा पूछा ही नहीं। और अगर 1 बार की करी है तो फिर इससे 3 बार क्यों पूछा? तो अब
इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक डिफरेंट सिनेरियो आ रहा है। सिनेरियो ये है कि हम लूप को डिजाइन इस तरह से करना चाहते हैं कि किसी सिनेरियो में वो 3 बार चले। अब यही प्रोग्राम जब दोबारा चले तो अब हो सकता है सिनेरियो ऐसा बन जाए कि इस लूप को हम 2 ही बार चलाना चाहते हैं, और जब यही प्रोग्राम तीसरी बार चलाएं तो हो सकता है लूप को हम एक ही बार चलाना चाहते हैं। लेकिन तीनों बार एक चीज फिक्स है कि कोड में चेंज नहीं करना है। कोड आपको बस एक बार लिखने का मौका मिलेगा। एक बार कुछ ऐसा कोड लिख दो कि यही प्रोग्राम जितनी बार चले, हो सकता है कि ये एक बार लूप चलाए, हो सकता है 2 बार चलाए, कोई ना कोई सिनेरियो रहेगा। तो अब ऐसी सिनेरियो में हम वर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। वर्स्ट केस मतलब जो मैक्सिमम हमारा पॉसिबल हमारे इटरेशंस होंगे उनको फोकस करिए। तो बताओ इस एग्जांपल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितनी बार पिन मांगने का इनपुट हो सकता है? 3 बार। नहीं, 3 बार, इनफाइनाइट नहीं। 3 के बाद तो ब्लॉक हो जाएगा कार्ड। भाई एक तरीका तो यह है कि भाई आपका एटीएम 3 की जगह इनफाइनाइट चल रहा है कि जी देते रहो जब तक गलत ना हो जाए। ठीक है, और हम कह रहे हैं नहीं और भी लोग लाइन में खड़े होंगे, उनको तो मौका दो आने का। तो 3 अटेम्प्ट देंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उससे ज्यादा अटेम्प्ट आप दे रहे हो तो बैंक वाले ये समझते हैं ये प्रोग्राम है, कोई इंसान नहीं है, और ये हैकर है कोई जो कोड चला के बार बार अटेम्प्ट कर रहा है। इसलिए कभी बैंक में इन्फिनिट अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक यूजर है तो वो 3-4 अटेम्प्ट में कर लेगा सही। और अगर लगातार चलते ही जा रहे हैं मतलब कोई कोड चल रहा है जो हिट कर रहा है आपके अकाउंट के लिए, तो अब इसी कोड को मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब मुझे एक ऐसा लूप डिजाइन करना है जो 3 बार चले, या 2 बार चले, या 1 बार चले, लेकिन 3 से ज्यादा बार ना चले। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कोई वेरिएबल लिया आई जिसकी वैल्यू 1 कर दी, वाइल, और अपने ब्रेन में ये रखा कि मैं इस लूप को 3 बार के लिए डिजाइन कर रहा हूं। तो बताओ आई वेरिएबल अगर मैं 1 मान के चलूं तो वाइल में ऐसा क्या फिट करूं कि ये कंडीशन जो यहां मैं लिखने जा रहा हूं जब वो 3 बार चेक हो तो ट्रू दे, और जब चौथी बार चेक करी जाए तो फॉल्स हो जाए। आई छोटा है, बराबर है 3 के, यानी 1 पे सही बात है, 2 पर सही बात है, और 3 पर सही बात है। जैसे ही I4 होगा तो अब ये बात गलत हो जाएगी हमारी। या फिर आप सीधे सीधे <4 लगा सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, कोई सा भी आप सोच सकते, मैंने ये सोच लिया I <3। अब जैसे ही मैं यहां पर जाता हूं वैसे ही मैं क्या करता हूं, आई को, अभी मैंने आई को कुछ नहीं करा। मैंने क्या करा, मैंने यूजर से कहा यूजर लाओ पिन नंबर दो अपना। तो वाइल लूप के अंदर मैंने यूजर से पिन नंबर मांगा। अब उस पिन नंबर को मैं चेक करूंगा, तभी मैं अपने मन से 1234 मान लेता हूँ कि अगर यूजर ने 1234 पिन नंबर दिया तो वो सही है, और दोबारा नहीं मांगना है उससे। और यूजर ने पिन नंबर 1234 नहीं दिया तो फिर दोबारा मांगेंगे उससे कि दोबारा दो, गलत है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ इफ लगा देते हैं चेक करने के लिए। इफ गिवन पिन नंबर इज इक्वल टू 1234। तो अब हम यूजर को ये जताना चाहते हैं कि करेक्ट पिन आपने दिया है। और उसके बाद अगर ये सही नहीं निकला तो एल्स में हम क्या बताएंगे यूजर को, इनकरेक्ट पिन, इनकरेक्ट पिन, और यहाँ पर ट्राई अगेन का एक मैसेज दे देते हैं। अब इमेजिन करिए सिनेरियो, ये अभी अधूरा है कोड, आई की वैल्यू 1, कंडीशन सही है, यूजर से पिन नंबर मांगा गया, मान लो वो 1234 नहीं आया, तो ये इफ तो चलेगा नहीं, एल्स चलेगा। इनकरेक्ट पिन, ट्राई अगेन,
उसके बाद अब लूप के अंदर कुछ है तो है नहीं, तो अब लूप दोबारा चलेगा अपना। दोबारा जब चलेगा तो आई की वैल्यू अभी भी कितनी है, 1, क्योंकि आपने कहीं चेंज तो करी नहीं। तो अगर ऐसे रहेगा फिर तो इनफाइनाइट अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो अब क्या करो, आई की वैल्यू इंक्रीज करो। अब मुझे ये बताओ आई की वैल्यू इंक्रीज कहाँ करें, इफ के अंदर, एल्स के अंदर, या इन दोनों के बाद? इन दोनों के बाद। आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। या या आप चाहो तो इस काम को पहले ही कर सकते हो, चाहो तो पहले कर सकते हो। वो आपको डिसाइड करना है कि क्या है, पहले कर दो या बाद में कर दो। अब समझते हैं सिनेरियो क्या है। एंटर पिन मैंने गलत दे दिया, गलत दे दिया, इनकरेक्ट हो गया। लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू 2 हो गई है, कोई बात नहीं, कंडीशन ट्रू है। फिर पूछेंगे, फिर दोबारा दो, फिर गलत दे दिया, फिर आगे चलते हैं। अब इससे ज्यादा नहीं चलेगा, इनकरेक्ट पिन, ट्राई अगेन, प्रोग्राम खत्म हो गया। अब आगे चलेगी नहीं हमारा। 3 बार तक का हमने बनाया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम अधूरा है हमारा। अब इस कोड को रन कराया, मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4, ठंडे दिमाग से। वो मत सोचना जो रियल लाइफ एटीएम में होता है, हमारे वाले एटीएम में क्या चल रहा है वो देखना। अब जब मैंने यहाँ पर एंटर कराया 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4। आई की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो गई होगी, कोई बात नहीं। अब इफ जो पिन आया है वो और ये मैच हो गए, बात सही है, उसके बाद क्या होगा, करेक्ट पिन आउटपुट आ जाएगा, एल्स नहीं चलेगा। अब क्या होगा, लूप तो फिर चलेगा, क्योंकि लूप तो कह रहा है मुझे क्या मतलब करेक्ट क्या इनकरेक्ट क्या है। मेरा काम है एक बार लूप के अंदर जो कोड लिखा था वो मैंने चला दिया, अब दोबारा फिर चलाऊंगा, कंडीशन चेक करूंगा, ट्रू आ जाएगी फिर चलाऊंगा, फिर जाऊंगा, कंडीशन चेक करूंगा, जब तक ये ट्रू आती रहेगी मैं चलाता रहूंगा। लूप को थोड़ी पता है कि करेक्ट पेन है इनकरेक्ट पेन है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से पूछेगा क्या, करेक्ट पेन, और फिर दो एंटर पिन, करेक्ट दे रहा हूँ फिर पूछ रहा है ना। तो अब सर हम क्या चाहते हो, हम ये चाहते हैं कि अगली बार वो तब पूछे जब हमारा गलत हो, और अगर हमारा सही हो जाए तो लूप को आगे हमें चलाना ही नहीं है, तुरंत लूप को खत्म कर दो। ऐसा करने के लिए जो कीवर्ड हमें दिया गया उसका नाम है ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड का काम होता है लूप अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो ट्रू है, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरा काम हो चुका है, अब लूप को आगे चलाने की कोई जरूरत मुझे लग नहीं रही है, लेकिन जो कंडीशन है वो ऐसी है कि आगे तक लूप चलाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, लूप के अंदर से ब्रेक लगाकर, अगर मुझे लगे मेरा काम हो गया अब लूप को आगे नहीं चलाना है, तो ब्रेक लगाकर लूप को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब देखो मैंने गलत दे दिया, तो अभी एल्स में जाएगा, लूप चलेगा। अब मैंने सही दे दिया, अब नहीं पूछेगा। और देखो सही दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरह से हमें आज जो पढ़ना था उसका नाम है ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड का काम होता है लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट करना। फोर्सफुली टर्मिनेट एक होता है नेचुरली टर्मिनेट। लूप नेचुरली टर्मिनेट तब माना जाता है जब वो अपनी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से टर्मिनेट हो रहा है। फोर्सफुली टर्मिनेट तब माना जाता है जब किसी ने लूप के अंदर ब्रेक लगा दिया, इस वजह से अब लूप आगे नहीं चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को और बेटर समझाने के लिए, ताकि कुछ ब्रेन में इधर उधर ना चला जाए, इस लाइन को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बताओ आउटपुट क्या आएगा, करेक्ट पिन, उसके बाद क्यों ब्रेक तो हो गया लूप। तो ब्रेक से लूप ब्रेक होता है, प्रोग्राम नहीं होता है। लूप के आगे प्रोग्राम बहुत हो सकता है। अभी अभी मैंने लूप के आगे एक लाइन लिखी है, हजारों लाइन हो सकती थी, वो चलेंगी। ये थोड़ी कहोगे ब्रेक लगा दिया तो क्यों चल रहा है प्रोग्राम आगे।
भाई ब्रेक प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करता है, लूप को ब्रेक करता है, और लूप के आगे प्रोग्राम का जितना हिस्सा है वो चलेगा आपका, उसका ब्रेक से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस लाइन को लगाकर मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, चलो भाई, तो अब इस बात को लिख लेते हैं। पर ब्रेक का यूज सिर्फ लूप्स के अंदर हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रेक का यूज सिर्फ लूप्स के अंदर हो सकता है, अगर लूप नहीं तो ब्रेक नहीं। तो ये टॉपिक स्पेशलाइज्ड हो गया ब्रेक कीवर्ड। पूरी पाइथन में आप यूज नहीं कर पाएंगे, जहां लूप होगा वहां कर पाएंगे। प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए पाइथन में एक सिर्फ लाइब्रेरी है, उसका एग्जिट फंक्शन होता है, वो यूज होता है। फिलहाल अभी नहीं पढ़ा है, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, होता है ब्रेक। इट इज यूज टर्मिनेट sometimes। जो आपने कहा उसको मैं लिख देता हूँ। अब इस बात को एक दूसरे नजरिए से पढ़ लेते हैं। बात वही होगी, बस एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा दूसरा होगा। तो लूप का टर्मिनेशन अगर हम देखें तो फिर दो तरह से होता है। एक होता है फॉल्स कंडीशन, और दूसरा होता है ब्रेक। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो लूप चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। फिर तो तीसरा रीजन एनवायरमेंटल होगा। एनवायरमेंटल सिस्टम बंद हो गया तो लूप खत्म हो जाएगा, फिर तो लाइट चली गई फिर तो खत्म हो जाएगा लूप। एनवायरमेंटल रीजन है। तो प्रोग्रामिंग के रीजन है वो दो ही हैं बस।
अब इस प्रोग्राम को थोड़ा और मैं बेटर करके बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जब मैक्सिमम अटेम्प्ट 3 पूरे हो जाएं तो यूजर को ये बात लिख कर बताओ कि यूजर आपके सारे अटेम्प्ट पूरे हो गए हैं, है ना? अब आपको नियरेस्ट ब्रांच से कांटेक्ट करना है, मतलब एक मैसेज ऐसे करके लिख कर दिखाना है। अभी क्या, इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, प्रोग्राम खत्म। यूजर सोचता रहता है अब दोबारा क्यों नहीं पूछ रहा है, अब अगली बार क्यों नहीं पूछ रहा है। उसे बताओ अटेम्प्ट पूरे हो गए आपके, इसलिए नहीं पूछ रहा। तो वो मैसेज मैं एक लिखना चाहता हूं इसमें कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कंप्लीटेड। कहाँ लिखूं? इफ में लिखूं, एल्स में लिखूं, एल्स के बाद लिखूं, लूप के अंदर लिखूं, लूप के बाहर लिखूं, कहाँ लिखूं? अच्छा, वायलेंस। थोड़ा सा एक साइंस लगाते हैं। वो साइंस ये लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैं वाइल के अंदर वो कोड लिखता हूं, तो फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि वो लाइन जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार चली जाएगी। क्या मैं हर बार दिखाना चाहता हूँ मैक्स अटेम्प्ट कंप्लीटेड? हमने नहीं, ये तो हमने एक बार दिखाना है, एक बार दिखाना है। इसका मतलब लूप में लिखने की तो शायद मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या करूं? लूप खत्म होने के बाद आप ये सोचो कि ऐसा क्या हुआ होगा कि यूजर ने सारे अटेम्प्ट अपने खत्म कर लिए होंगे। इस पूरे प्रोग्राम में कोई ऐसा वेरिएबल जो आपकी हेल्प करे कि भाई मेरी वैल्यू से आप पता कर सकते हो कि यूजर ने तीनों अटेम्प्ट पूरे कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। आई वेरिएबल के बारे में सोचो। अगर लूप पूरा चल चुका है, पहली बार भी चल चुका है, दूसरी बार भी चल चुका है, तीसरी बार भी चल चुका है, तीनों अटेम्प्ट पूरे हो गए हैं, और जब चौथे अटेम्प्ट पे जा रहा होगा तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई होगी फॉल्स होने के लिए? 4 हो गई होगी। 3 पर तो ट्रू ही रहा होगा। अगर आई की वैल्यू 4 तक पहुंच गई है मतलब लूप नेचुरली खत्म हुआ है। लेकिन अगर मान लो आई की वैल्यू 1 ही है या 2 ही है और वो ब्रेक हो गया है हमारा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पिन है वो आपका करेक्ट आ गया है और मैक्स अटेम्प्ट कंप्लीटेड आपका भी नहीं चला है। तो आई की वैल्यू का सहारा लेकर शायद हम इस काम को कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी मैं करके दिखाता हूँ, है ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। इफ आई वैल्यू इज इक्वल टू 4, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मैक्स अटेम्प्ट कंप्लीटेड। समस्या कहाँ आएगी वो देखते हैं। पहली बार मैं सही चलाता हूँ जिसमें कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी बार मैं कोशिश करूंगा ऐसा करके देखने की कि आपके हिसाब से ना हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैक्स अटेम्प्ट कंप्लीटेड, थैंक यू। ठीक है, यहां तक तो सही है सर। अभी मैं सही वाले ही चला रहा हूं, नहीं आया होगा, कोशिश करना। मैंने ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया। अब बताओ क्या सिनेरियो बना होगा बिहाइंड द सीन। तीसरी बार मैं पिन दे रहा हूं तो करेक्ट तो हो ही जाएगा और लूप तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन अब मुझे लाइन नंबर 11 के बारे में सोचना है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। कंडीशन ट्रू हो गई तो लाइन नंबर 12 चलेगी, लाइन नंबर 11 की कंडीशन फॉल्स हो गई तो 12 नहीं चलेगी। बताओ जब लूप ब्रेक होगा आई की वैल्यू क्या हो गई होगी? 4 हो गई होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1, फिर होते ही 2 हो गया, फिर 2, फिर होते ही 3 हो गया। अब जब 3 पर हमारा कंडीशन ट्रू है और अगली बार जब हम यहां पर आए होंगे, 3 पर ट्रू है कंडीशन, जैसे 3 पर ट्रू है वैसे यहां से क्या बन गया होगा वो 4। अब 4 होने पर आई को 4 हो गया, लेकिन यहां पर वो क्या हो गई है ट्रू। अब देखते हैं क्या होगा। मैक्स अटेम्प्ट कंप्लीटेड, थैंक यू। इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो डिसीजन आप ले रहे हैं आई के इंक्रीमेंट का, वो पहले ना लेकर एल्स के बाद ले, ऐसे कर, ताकि जब हमारा
इफ चला है और ये ट्रू हो गया है तो आई में इंक्रीमेंट अभी हुआ ही नहीं होगा। आई में इंक्रीमेंट तब होगा जब आपका यहां पर कोड आपका चलेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं सारे सिनेरियो को इंप्लीमेंट करके। पहली बार में गलत हो गया, दूसरी बार में गलत हो गया, तीसरी बार में सही है। सही है तो कोई बात नहीं, मैक्स अटेम्प्ट की बात ही नहीं कर रहे। मैक्स अटेम्प्ट कंप्लीटेड, पहली बार में ही सही है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये कोड आपका थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। यहां से हम ये भी सीख पा रहे हैं कि जब हम लूप के अंदर जो वेरिएबल होते हैं इनको चेंज करते हैं तो किस क्रम में करना चाहिए, पहले करें, बीच में करें, बाद में करें। तो ये हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। अब अगर हम सी प्लस प्लस, जावा लैंग्वेज पढ़ रहे होते तो लाइन नंबर 10 का शायद कोई अल्टरनेट नहीं होता मेरे पास, और लाइन नंबर 10 को मुझे ऐसे ही लिखना पड़ता, इफ एल्स, जो इफ लगाया आपने वही वाला। लेकिन अगर हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में एक कॉन्सेप्ट ऐड करा गया। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कि वाइल के साथ आप एल्स ब्लॉक लगा सकते हो। और वाइल के साथ एल्स ब्लॉक कब चलेगा, कब नहीं चलेगा, एक बार वो देखते हैं और फिर इस प्रोग्राम को दोबारा बनाएंगे। इसी के साथ ही पढ़ा देते। मैंने क्या करा, मैंने वाइल के साथ एल्स ब्लॉक लगा दिया, तो मैंने डायरेक्ट पढ़ा दिया, कोई नहीं। तो अब एल्स ब्लॉक हमने तो इफ के साथ सुना था, तो पाइथन ने कुछ नया करा। एल्स ब्लॉक को वाइल के साथ भी आप ऑप्शनली यूज कर सकते हैं, रूल नहीं है कि करना पड़ेगा, हमने करा इस बार। एल्स ब्लॉक ये कह रहा है कि पहले ये सोचो अगर मैं इफ के साथ होता तो कब चलता, हमने कहा जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती। तो एल्स ब्लॉक कह रहा है बस यही सोचो कि मैं वाइल के साथ भी तभी चलूंगा जब वाइल कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स। इसका मतलब वाइल की कंडीशन पहली बार ट्रू, ये नहीं चलेगा, ट्रू नहीं चलेगा, अगर ये फॉल्स है तो ही चलेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं सिनेरियो क्या है। मान लीजिए हमारा पहली बार लूप चला, आई की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, यूजर से पिन आया, सही निकला, सही निकला, करेक्ट पिन आउटपुट आ गया, लूप खत्म हो गया। अब लूप आगे नहीं बढ़ेगा। अब बताओ, एल्स ब्लॉक से पूछा चलोगे कि नहीं चलोगे, तो इसने कहा मुझे बस ये बताओ जब लूप खत्म हुआ है तो लूप की कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। हमने कहा कंडीशन तो ट्रू ही थी, ये तो ब्रेक की वजह से लूप खत्म हुआ है। तो वाइल का एल्स कहता है कि अगर लूप नेचुरली टर्मिनेट ना होकर ब्रेक की वजह से टर्मिनेट हुआ है तो मैं नहीं चलूंगा, यानी कि ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर लूप नेचुरली टर्मिनेट हुआ है कंडीशन फॉल्स होने की वजह से तो मैं चलूंगा। हमने कहा चलो देखते हैं एक बार। पहली बार में लिखते 1 2 3 4, बताओ एल्स ब्लॉक चलेगा कि नहीं, नहीं। कि एल्स ब्लॉक कह रहा है कि जब लूप ब्रेक से एंड होगा मैं नहीं चलूंगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि वाइल के साथ एल्स लगा सकते हो। एल्स ब्लॉक वाइल के साथ तब चलता है जब लूप हमारा नेचुरली कंडीशन फॉल्स होने की वजह से एंड हुआ हो। अगर ब्रेक की वजह से एंड हुआ है तो ये नहीं चलता। ठीक है, तो नहीं चलेगा क्योंकि ब्रेक से एंड हो रहा है। मैंने फिर से चलाया और यहाँ पर मैंने कुछ गलत दे दिया, गलत दे दिया, गलत दे दिया। अब ये बताओ तीनों अटेम्प्ट पूरे हो गए, यानी कि आई की कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी इस बार, यानी कि लूप नेचुरली खत्म हो रहा है कंडीशन फॉल्स होने की वजह से लूप की। अब अगर लूप की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स हमारा जरूर चलेगा, और हम चाहते भी हैं कि एल्स चले इस बार। क्यों, क्योंकि सारे अटेम्प्ट, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो ये तभी होगा जब सारे अटेम्प्ट पूरे हो गए, और अगर सारे अटेम्प्ट पूरे नहीं हुए हैं तो इसका मतलब यूजर कैसे ब्रेक कर गया होगा, लूप को ब्रेक की वजह से ही करके गया होगा। तो इस तरह से पाइथन में व्हाइल के साथ एल्स ब्लॉक का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। ये सी में नहीं है, जावा में नहीं है, डॉट नेट में नहीं है, पीएचपी में नहीं है, तो कोई काम उन लोगों का रुकेगा थोड़ी
जैसे मैंने करा था बीफ लगा के, ऐसे वो भी कर लेंगे। तो अब पाइथन प्रोग्रामर को एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि भाई अलग से if मत लगाओ, वाइल का एल्स लगा लो, तो कुछ नहीं है। तो पाइथन में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिनके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका काम फिर भी होता रहेगा। उनके होने से थोड़ा कम लिखना पड़ेगा या कम थोड़ा एफर्ट लगेगा, बस इतना फर्क हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं पाइथन में जो आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मिलती जाएंगी। सोच कर देखो, अगर कोई चीज पाइथन में ऐसी है जो पाइथन में ही है, बाकी लैंग्वेज में नहीं है, तो बाकी लैंग्वेज की वैल्यू खत्म हो जाएगी। यही होगा हमारा। ऑब्वियसली अगर हम एआई की बात करें तो एआई में पाइथन की लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा बेटर हो गई हैं, इस वजह से पाइथन का यूज होता है रादर देन पाइथन लैंग्वेज में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग एआई में जा रहे हैं। पाइथन लैंग्वेज में अपने आप में कोई ऐसा सिंटैक्स, अपने आप में कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जो एआई के लिए बनाया गया है। पाइथन में लाइब्रेरीज ऐसी बना दी गई हैं जो एआई से रिलेटेड हैं। जैसे सी में हेडर फाइल होती है, जैसे कभी किसी ने सी पढ़ी होगी तो हेडर फाइल स्प्रिंग की मिल जाएगी, मैथ की मिल जाएगी। कल को सी में बन जाए हेडर फाइल एआई की तो सी भी यूज होने लगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो नहीं है हेडर फाइल ऐसी कोई एआई की, है ना। तो इसलिए पाइथन का इस्तेमाल एआई में ज्यादा होता है रादर देन कि कोई कीवर्ड ऐसा है जो हमारा कीवर्ड होता नहीं है। सी में 32 35 होते हैं, पाइथन में इतने नहीं है। समझाओ थोड़ा ना भाई, वही ऑपरेटर है प्लस माइनस, वही ऑपरेटर यहाँ पर है, इफ एल्स भाई वहां पर, इफ एल्स भाई यहाँ पर है, वहां पर लूप 3 है, यहाँ पर उल्टे 2 ही है, कम हो गए लूप यहाँ पर। तो अगर हम नेटिव कॉन्सेप्ट को देखें तो किसी भी लैंग्वेज को उठा लो, सबके एक ही होते नेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, बरल अब यहाँ आ जाते हैं। और सिंटेक्स इसका मैंने पहले दिन ही लिखवा दिया था जब हमने वाइल एल्स को इंट्रोड्यूस किया।
बताओ उसका आउटपुट क्या आएगा। हाई और बाई दोनों आएंगे, ऐसे हाई आएगा, दोनों आएंगे। क्यों? तो ब्रेक ये कहेगा मुझे लगा ही क्यों रे जब लूप नहीं है तो। ब्रेक आउटसाइड लूप, ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि लूप को बाहर करोगे तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इग्नोर नहीं होता, एरर आ जाएगी कि लूप के अंदर ही लगाओ, बिना लूप के आप लगा ही नहीं सकते। अब आगे चलिए, एक और हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, उसको भी पहले कोड से समझते हैं, उसका फिर नाम लिख देंगे, नाम तो छोटा ही है। तो मान लीजिए कोई लूप मैं चलाता हूँ, while I less than equal to 10। अब मैं यूजर से कोई इनपुट लूंगा, ठीक है, और आते ही मैंने आई को प्लस बंद कर दिया। यूजर से एक नंबर मैंने इनपुट, एंटर। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहां पर एक मैसेज लिखा एप्पल, एक मैसेज लिखा मैंने मैंगो। क्या चाहते हो? हमने कहा बस हम ये चाहते हैं कि यूजर से जो नंबर आया है, अगर वो हमारा इवन है, यूजर से जो नंबर आया है अगर वो इवन है, तो हमारा आउटपुट में एप्पल आना चाहिए, बस मैंगो नहीं आना चाहिए। और अगर वो ऑड है तो एप्पल भी आना चाहिए और मैंगो भी आना चाहिए। फिर सुनेंगे। तो पहले जो चाहते हैं आधा कोड लिख लेते हैं। पहले नंबर को इवन चेक करना, हमने कहा इवन चेक करना है, कर लेते हैं। ये लो, हो गया इवन चेक। अब अगर नंबर इवन है तो हम चाहते हैं एप्पल आए, मैंगो ना आए। मतलब इस मैंगो वाले प्रिंट को इफ के बाहर रखना है, फिर तभी तो नहीं आएगा। अगर आपने इसको भी इफ में डाल दिया तो फिर तो एप्पल के साथ मैंगो आ ही जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब मान लो ये कोड लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। मैंने अभी कुछ नहीं करा, टूटा फूटा ही अभी कोड है, जो वो नहीं है जो मैं चाहता हूं। मैंने नंबर इनपुट करा और मान लीजिए मैंने यहां पर 5 इनपुट करा, ठीक। अब मैं 5 इनपुट करूंगा तो बताओ ये इवन है या ऑड है? ऑड। कुल मिलाकर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, एप्पल नहीं आएगा। लेकिन क्या आगे वाला कोड जो इफ के बाद है, क्या वो नहीं चलेगा? लूप का लाइन नंबर 7, क्या ये भी नहीं चलेगी? चलेगी। लूप का हिस्सा है, इफ का हिस्सा नहीं है। लूप का हिस्सा है लेकिन लूप के इस वाले इफ का हिस्सा नहीं है, तो इसको तो चलना ही है। आउटपुट मैंगो तो आएगा ही, हमने कहा आएगा। अब मैंने दोबारा नंबर इनपुट करा, ठीक है, मैंने यहां पर दे दिया मान लो 6। अब बताओ नंबर इवन है या ऑड है? 6। मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू। ट्रू होने पर क्या चाहते थे आप? सिर्फ एप्पल आए, मैंगो ना आए। लेकिन आप सोचो जब मैं एंटर करूंगा तो इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, इस वजह से एप्पल आउटपुट में आएगा। लेकिन क्या ये कोड चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि ये एल्स में नहीं लिखा है इफ के, ये इफ के बाद लिखा है। अगर ये इफ के साथ एल्स में लिखा होता तो नहीं चलता, क्योंकि इफ चल चुका है। लेकिन ये तो इफ के बाद लिखा है, और इफ के बाद कोई कोड लिखा है लूप में तो वो तो चलेगा ही चलेगा। सिर्फ इफ के अंदर जो कोड लिखा है वो चलेगा नहीं चलेगा वो डिपेंड करेगा आपके कंडीशन के ऊपर। तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा? एप्पल भी आएगा और मैंगो भी आएगा। क्या चाहते हो? हमने कहा सब सही है। अगर नंबर ऑड हो, है ना, अगर आपका नंबर ऑड हो तो मैंगो आए जैसा भी आ रहा है। लेकिन अगर नंबर इवन हो
तो एप्पल आए, आगे हमारा लूप चले ही ना, तुरंत यहां से अगली इटरेशन पर चला जाए। आगे हमें लूप को चलाना ही नहीं है, आगे लूप को नहीं चलाना है। इस शब्द को मैं थोड़ा करेक्ट करता हूं, इस इटरेशन को आगे नहीं चलाना है, अगली इटरेशन पे चले जाना है। लूप को तो चलाना है लेकिन इस इटरेशन को अब आगे नहीं चलाना है। कब? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं चाहता हूं यहां से कोई ऐसा तरीका हमें मिल जाए कि यहां से ही अगली इटरेशन शुरू हो जाए। अभी क्या है, अभी ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर यहां से अगली इटरेशन शुरू होगी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट खत्म हो गए। तो बस इसी पर्पस के लिए हमारा अगला टॉपिक, ठीक है, और उसका नाम होता है कंटिन्यू की। कंटिन्यू कीवर्ड के जो शब्द होंगे डेफिनेशन के, बहुत ध्यान से समझने हैं, है ना, तभी समझ में आएगा। तो मैं लिख रहा हूं, कोशिश करना सही से समझने की। इट इज यूज टू स्किप फर्दर स्टेटमेंट्स ऑफ करंट इटरेशन एंड स्टार्ट जंप टू नेक्स्ट। मैंने मतलब काफी सारे शब्दों का इस्तेमाल करा लिखने में, और इसमें सारी जो टेक्निकल पॉइंट हैं इसमें आ गए हैं। आप लिखो, फिर मैं इसको समझाता हूँ दोबारा से प्रोग्राम के साथ। तो यहां पर मैंने लगा दिया कंटिन्यू। तो कंटिन्यू कीवर्ड लूप को एंड नहीं करता जैसे कि ब्रेक करता था। कंटिन्यू कीवर्ड जो करंट इटरेशन अभी चल रही है उसके आगे जो स्टेटमेंट हैं उनको स्किप कर देता है। ये कंटिन्यू कीवर्ड से पहले के स्टेटमेंट है, ये कंटिन्यू के बाद के स्टेटमेंट है। तो जो फर्दर शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो इनके लिए किया गया है, जो आगे लिखे हुए हैं कंटिन्यू कीवर्ड के। ठीक है, तो ये लूप, लूप में ये कंटिन्यू कीवर्ड है, इस कंटिन्यू कीवर्ड के आगे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उनको मैं फर्दर स्टेटमेंट कर रहा हूं। तो मैंने लिखा है इट इज यूज टू स्किप, स्किप करना, फर्दर स्टेटमेंट, फर्दर स्टेटमेंट ऑफ करंट इटरेशन। जो अभी इटरेशन चल रही है आपकी, आई की वैल्यू 1 पर एक इटरेशन कहलाएगी, आई की वैल्यू 2 पर दूसरी इटरेशन कहलाएगी, आई की वैल्यू 3 पर तीसरी इटरेशन कहलाएगी। करंट इटरेशन क्या है? करंट इटरेशन जिसको लेकर आप इसको समझ रहे हैं। मान लो मैं आई की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 6 को लेकर एक इटरेशन समझ रहा हूं, तो आई की वैल्यू 6 को करंट इटरेशन कह रहे हैं। उसमें अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, आई की वैल्यू 6 वाली जो इटरेशन चल रही है, मान लो उसमें ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो अब कंटिन्यू कीवर्ड चल पड़ेगा। और जब ये चल पड़ेगा तो अभी जो आई की वैल्यू 6 की इटरेशन चल रही थी उसमें अभी ये वाला काम रह गया है होने से, अब ये नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा, और यहां से ही आपका नेक्स्ट इटरेशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको चलता हुआ। मैंने लिखा है यहां पर 4। बताओ 4 का मतलब लूप का इटरेशन पूरा होगा, या हमारा कंटिन्यू की वजह से हमारा पहले ही हमारा नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाएगी और मैंगो नहीं चलेगा? क्या लगता है, चलेगा मैंगो या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। मैं लिख दिया मान लो यहाँ पर 8, चलेगा मैंगो? नहीं। मैं लिख दिया यहाँ पर 5, अब चलेगा। एप्पल भी एप्पल आएगा? एप्पल नहीं है, क्योंकि अंदर चला जाता तो फिर कंटिन्यू हो ही जाता, एप्पल नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, मैंगो आएगा।
समझ में आ रही है कहानी? तो इस तरह से अपना इस काम को आप अपना कर करके देख सकते हो। तो ये कहानी होगी हमारे कंटिन्यू कीवर्ड की। तो कंटिन्यू कीवर्ड भी लूप के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इटरेशन लूप में आती है। इटरेशन शब्द मतलब लूप का कॉन्सेप्ट चल रहा है। कंटिन्यू कह रहा है अभी जो इटरेशन चल रही है उस इटरेशन में मेरे आगे जितने स्टेटमेंट लिखे हैं उनको स्किप करा दूंगा और अगली इटरेशन तुरंत स्टार्ट में करा दूंगा। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए कंटिन्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब इसको अगर मैं एक और ग्राफिक्स के साथ समझाने की कोशिश करूं, तो किसी भी लूप का नेक्स्ट इटरेशन कब शुरू होता है? लूप एक इटरेशन को चलाने के बाद दूसरी इटरेशन पे कब जाता है? जब जो इटरेशन चल रही थी उसमें जितने स्टेटमेंट थे सारे उसने चला दिए। अब एक वाइल लूप में 10 स्टेटमेंट लिखे हैं। अभी पहली इटरेशन स्टार्ट हुई, पहला स्टेटमेंट चला, दूसरा चला, 10वां चला। अब कुछ है ही नहीं लूप में चलाने को, तो अब दूसरी इटरेशन चलेगी फिर हमारे, है ना? तो नेक्स्ट इटरेशन अगर हम लूप की समझते हैं कि कब चलती है, तो पहला पॉइंट है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट्स। जो लूप के अंदर हमारे स्टेटमेंट्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ लूप, जब लूप के सारे स्टेटमेंट चल जाते हैं तब दूसरी इटरेशन चलती है। उसके लिए भी सारे स्टेटमेंट चल जाएंगे तब तीसरी चलेगी। उसके लिए भी जब सारे चल जाएंगे तब चौथी चलेगी। ये नेचुरल है जो अब तक हमने देखा है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू कीवर्ड लूप में कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अभी जो इटरेशन हो रही है उसके सारे स्टेटमेंट नहीं चलेंगे, कंटिन्यू के आगे वाले नहीं चलेंगे, कंटिन्यू के बाद से ही नेक्स्ट इटरेशन आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो लूप की नेक्स्ट इटरेशन या तो लूप में जितने स्टेटमेंट हैं सबको चलाने के बाद, या अगर बीच रास्ते में कंटिन्यू मिल गया तो वहीं से आगे वाले फिर स्किप कर दिए जाएंगे। तो फिर तो सर मुझे कंटिन्यू का यूज एक कंडीशन के साथ ही करना चाहिए। अगर मैं बिना कंडीशन लगाए कंटिन्यू डायरेक्ट लिख दूं तो फिर तो कभी आगे वाला स्टेटमेंट चलेंगे नहीं जो कंटिन्यू का आगे लिखे हूं हमने कहा। चलो, तो इस तरह से ये हमारा वाइल लूप का जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा लूप है हमारा जिसका नाम है फॉर लूप।
अक्सर जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं, C++, जावा, .NET, इवन कुछ लोग पाइथन में भी, तो पहले फॉर लूप पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर व्हाइल लूप पढ़ाते हैं। हमने पहले फॉर लूप नहीं पढ़ा, पहले हमने व्हाइल लूप पढ़ लिया, उसके बाद हम फॉर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताना किस रास्ते को आप ऑप्ट करना पसंद करोगे। ये रास्ता जा रहा है, ये कठिन है, उसके बाद एक पॉइंट पर आकर रास्ता आसान हो जाता है। ठीक है, और आसान होता चला जा रहा है, आसान होता चला जा रहा है। ये पाथ 1 है। दूसरा पाथ है कि आप रास्ते पर चल रहे थे और आपको स्मूथ रास्ता मिल गया, पहाड़ नहीं मिला, नीचे की तरफ चले गए, लेकिन उसके बाद फिर मुश्किल ही मुश्किल है। कौन सा पाथ आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, पहला वाला दूसरा वाला? पार्ट वन। आई गेस ज्यादातर लोग पाथ 1 चूज करना प्रेफर करेंगे, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, क्योंकि 700 करोड़ लोग इंसान है दुनिया में, तो इसलिए तो हैं, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ अलग तो होगा ही, है ना। तो अगर मेजोरिटी देखें तो पाथ 1 पे जाना पसंद करेंगे सर, कठिनाइयां पहले आ जाएं, उसके बाद चीजें आसान लगेंगी तो बढ़िया लगता है। और अगर पहले आसान हो गया फिर कठिनाई आई, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो बस फॉर और वाइल का यही रिलेशन है। वाइल में एफर्ट ज्यादा लगते हैं कंडीशन सोचने में। जब वाइल के आगे कंडीशन लिखी जाती है ना, कि ग्रेटर देन लगाएं कि लेस लगाएं, ये इतना आसान होता नहीं है, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है कि मैं वाइल के आगे लिखूं क्या, वेरिएबल कौन सा लगाऊं, इंक्रीमेंट कितना करूं, डिक्रीमेंट कितना करूं। फॉर लूप में ऐसी कोई समस्या नहीं है। फॉर लूप बिना कंडीशन के पाइथन में चलता है। आपको अपने एफर्ट जितने वाइल में लगाए हैं उससे 1/3 लगाने होंगे, यानी कि जितना टाइम आपने वाइल में लगाया है, मान लो अगर मैं आपसे कहूं मैंने 2 घंटे आपको वाइल में दिए हैं, तो अब फॉर लूप में आपको 2 घंटे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 45-50 मिनट में फॉर लूप खत्म हो जाएगा, और हो सकता है उससे पहले ही खत्म हो जाए। चलो, इसलिए मैं पहले वाइल पढ़ाता हूँ जनरली, फिर फॉर पढ़ा, क्योंकि अब चीजें आपको आसान लगेंगी बहुत। फॉर लूप क्या कहता है कि भाई मेरे पास कंडीशन तो होती नहीं है, तो मेरा जो सिंटैक्स होगा वो वाइल की तरह तो होगा नहीं, मेरा सिंटैक्स थोड़ा अलग हो। तो एक बार देखते हैं क्या इसका सिंटैक्स है। ऑलरेडी मैं सिंटैक्स लिखा चुका हूं, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। तो एक तो फॉर कीवर्ड आएगा, ठीक है। फॉर कीवर्ड के बाद एक लिखना होता है वेरिएबल। वेरिएबल का नाम आपकी पसंद का, I, J, K कुछ भी कर दो, ठीक है। उसके बाद एक कीवर्ड और आता है इन। इन कीवर्ड के बाद यहां पर आपको एक इटरेबल लिखना होता है। अभी आप इटरेबल नहीं जानते हैं क्या होता है हमारा ना, तो उसके लिए मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल करता हूं एज ए सिनोनिम, एज ए पर्यायवाची, सीक्वेंस। कि आप फॉर लूप के साथ कोई सीक्वेंस यूज करेंगे। तो वाइल में कंडीशन यूज होती है, फॉर में सीक्वेंस यूज होती है। सीक्वेंस बहुत आसान होती है, कंडीशन सोच कर बनानी पड़ती है, और जिस चीज में सोचना पड़े, है ना, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, अब इंडेंटेड ब्लॉक यहां भी होगा, जैसे वहां होता है ऐसे यहां भी होगा। अब सर सीक्वेंस तो हमें भी नहीं पता क्या होती है। सीक्वेंस का मतलब होता है बहुत सारी वैल्यूज का ग्रुप, जो एक के बाद एक आपको मिलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब सीधा प्रोग्राम से इसको समझाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, वेरिएबल का नाम आई रखें, उसके बाद इन कीवर्ड आएगा। तो फॉर एक कीवर्ड है, इन एक कीवर्ड है, लोअर केस में लिखना है। उसके बाद यहां पर आपको एक सीक्वेंस लिखनी है, और अभी तक हम सीक्वेंस नहीं जानते। तो पाइथन में सीक्वेंस बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। उन कई सारे तरीकों में से एक तरीका हम सीख लेते हैं, जिसके बहाने फॉर लूप को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और उस तरीके का नाम है रेंज फंक्शन।
पाइथन में एक रेंज नाम का फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन कह रहा है कि मुझसे फॉर लूप का कोई कनेक्शन आप ना जोड़ें, मेरा काम है सीक्वेंस बनाना। अब वो सीक्वेंस को आप फॉर में यूज कर रहे हैं, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी वो सिर्फ फॉर लूप के लिए इस्तेमाल होती है। आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे जिनमें रेंज फंक्शन की सीक्वेंस का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन उसमें फॉर लूप नहीं है। आज एक कोइंसिडेंस है कि दोनों एक साथ मिले। तो अब रेंज फंक्शन कह रहा है मैं सीक्वेंस बनाऊंगा इंटीजर नंबर की, अल्फाबेट की नहीं, ABCD, ये सीक्वेंस मैं नहीं बनाऊंगा। ये चाहिए तो किसी और को बुलाओ, वो शायद ये काम कर सकता है, मुझसे ये काम नहीं होगा। मुझसे सीक्वेंस बनेगी इंटीजर नंबर की, फ्लोट की भी नहीं बनाऊंगा। आप कहो कि 1 फिर 1.1 फिर 1.2, मुझसे ये भी नहीं होगा। मेरा काम है इंटीजर नंबर की सीक्वेंस बनाना। हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं 1 से ही बनाऊंगा। वो आप मुझे बताओ कि मैं 1 से बनाऊं कि 10 से बनाऊं कि -10 से बनाऊं, जो आप कहोगे वहां से सीक्वेंस बनानी मैं शुरू करूंगा। कहां तक बनाऊंगा आप बताओ। सीक्वेंस में पहली वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू कितने गैप के बाद रखनी है वो भी आप ही बताओ। तो रेंज फंक्शन सीक्वेंस इंटीजर की बनाता है विद इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल का मतलब मेरा यह कहने का कि अगर रेंज फंक्शन से सीक्वेंस बनी, पहली वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू 3 है, अब अगली वैल्यू 4 नहीं हो सकती, अगली वैल्यू भी 2 के गैप पर आएगी, 5 फिर 7 फिर 9। अब आप बोलो सर 10 ला दो, ये पॉसिबल नहीं है। इक्वल इंटरवल आएगा, यानी कि हर वैल्यू जो रेंज की सीक्वेंस में आती है उनके बीच में सिमेट्रिक इंटरवल। ठीक है, चलो अब इस बात को कोड में लिखते हैं। तो रेंज फंक्शन कह रहा है कि मुझे सबसे पहले बताओ मैं सीक्वेंस बनानी कहां से शुरू करूं, वो संख्या बताओ। हमने कहा चलो 1 से शुरू कर देते हैं, कॉमा लगाकर। अब ये बताओ कहां तक बनानी है, कहां तक बनानी, हमने कहा चलो 10 तक बना दो, 10 तक। अब ये बताओ 1 से लेकर 10 तक की सीक्वेंस बनेगी, तो 1 के बाद अगला एलिमेंट कितने इंटरवल पे लाऊं। एक इंटरवल पे लाऊं तो 2 आएगा, 2 इंटरवल पे लाऊंगा तो 3 आएगा, 3 पे लाऊंगा तो 4 आएगा, 4 का इंटरवल रखोगे तो 5 पे आएगा। आप मुझे बताओ तीसरे नंबर पे 1 से लेके 10 तक की सीक्वेंस बनेगी, तो हर एलिमेंट के बीच का स्टेप क्या होगा। स्टेप गैप इंटरवल एक ही बात है। हमने कहा चलो 2 का रख लो, 2 का रख लिया। अब रेंज फंक्शन कह रहा है कि पहले मुझे समझ लो कि मैं कैसे काम करता हूँ। हमने कहा 1, ठीक है, कॉमा, फिर क्या आएगा 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब सर 10 पर लास्ट होना है, अब अगला नंबर क्या आएगा 11। तो सर 11 तो आपका जो एंड पॉइंट है उसको क्रॉस कर गया, तो सर ये नहीं आ सकता, इतना आके रह जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर गैप 3 का दे दिया। तो अब बताना जरा 1 के बाद अगला एलिमेंट क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, 3 गैप पर, सीधी सी बात है ना। अब ये मेरे काम का एक कॉन्सेप्ट हो गया, इंटेंशनली मैंने 3 का गैप रख लिया ताकि जो मैं समझाना चाहता हूँ समझा पाऊँ। अब अगर ये सीक्वेंस बन रही है जिसमें आखिरी एलिमेंट एग्जैक्ट वही निकल आया जो मेरा एंड पॉइंट था, तो ये स्टार्ट पॉइंट कहलाता है सीक्वेंस का, ये एंड पॉइंट कहलाता है, और ये इनके बीच का गैप, हर वैल्यू के बीच का गैप कहलाता है। स्टार्ट पॉइंट इंक्लूसिव होगा सीक्वेंस में, दैट मीन्स वो सीक्वेंस का हिस्सा बनेगा। बट जो एंड पॉइंट होता है ये एक्सक्लूसिव होता है और ये सीक्वेंस का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, भले ही आपके गैप के अकॉर्डिंग 10 आप आ रहा है यहाँ पर, लेकिन एक रूल ये कहता है कि एंड जो आपका होता है ये एक्सक्लूसिव होगा, सीक्वेंस में शामिल नहीं होगा। मतलब सीक्वेंस की आखिरी वैल्यू क्या निकलेगी 7 निकलेगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट, ये स्टॉप, और ये आपका स्टेप। स्टार्ट इंक्लूसिव, स्टॉप एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव शामिल होना, एक्सक्लूसिव शामिल ना होना। दवाइयां खरीदने जाओ है ना, तो उस पर जो MRP लिखा होता है उस पर इंक्लूसिव ऑफ GST लिखा होता है। कोई भी MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ही होता है, उस पर प्लस करके कोई टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है, लेकिन जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो उस पर लिखा हुआ है
कि भाई दाल मखनी 280, जब बिल बनकर आएगा तो 280 नहीं होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा? 5% जीएसटी एक्स्ट्रा। मतलब जो दाल मखनी का प्राइस है ना 280, उसमें टैक्स इंक्लूसिव नहीं है, उसमें एक्सक्लूसिव है, प्लस करके आपको देना पड़ेगा। समझ में आता है? इंक्लूसिव मतलब शामिल होना, एक्सक्लूसिव का मतलब शामिल ना हो। ठीक है, तो अब ये इंक्लूसिव है, शामिल होगा आपके सीक्वेंस में, ये एक्सक्लूसिव है, ये शामिल नहीं होगा। इसके पहले तक जो आपका एलिमेंट आया है अकॉर्डिंग टू स्टेप 7, यही आपका सीक्वेंस का पार्ट बनेगा। ठीक, अब इस लूप के अंदर से अगर हम इस सीक्वेंस को देखना चाहते हैं कि यही बनी है कि नहीं बनी है, या हम सीक्वेंस को क्यों देखें, हम तो ये कह रहे हैं हेलो प्रिंट करा दो बस, और हमें ये बता दो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा। क्योंकि अगर ये वाइल होता तो मैं आपसे ये कहता हेलो उतनी बार प्रिंट होगा जब तक कंडीशन वैल्यू क्या आ रही है, हमारी ट्रू आ रही है। अब मुझे लूप में सीक्वेंस में नहीं उलझना है, मुझे तो हेलो को बार बार प्रिंट करना है। अब आप मुझे इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बता दो कि ये लूप हेलो को कितनी बार प्रिंट करेगा। हमने कहा समझते हैं, चलो। अब ये जो लूप है ये क्या करता है, इस रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनी होगी इसकी वैल्यू को इटरेट करेगा। तो पहली बार क्या करता है, 1 को इटरेट करता है और इस 1 को इस वेरिएबल में कॉपी कर देगा। आई वेरिएबल की वैल्यू जब लूप का फर्स्ट इटरेशन हो रहा होगा तो वो इस सीक्वेंस की पहली वैल्यू के लिए हो रहा होगा, का मतलब है पहली वैल्यू इस वेरिएबल में अपने आप कॉपी हो जाती है। आपको पहले से आई इक्वल टू 1 2 3 जरूरत नहीं है। अब लूप के अंदर आ गए, प्रिंट हो गया हेलो, मैंने आई का इस्तेमाल करा ही नहीं, कोई बात नहीं, मत करो। अब लूप अपना नेक्स्ट इटरेशन करेगा, नेक्स्ट इटरेशन करेगा तो इस सीक्वेंस की दूसरी वैल्यू को लेकर आएगा और इस वेरिएबल में अपडेट कर देगा। अब आई की वैल्यू 1 से हटकर 4 हो गई होगी, लूप के अंदर का कोड चलेगा, आउटपुट फिर से आ गया हेलो। आप आई वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट में आता ही ना हो, कोई बात नहीं। अब लूप तीसरी बार चलेगा और जिस सीक्वेंस को हम इटरेट करा रहे हैं जब तक उसकी सारी वैल्यू इटरेट नहीं हो जाएंगी चलता रहेगा। अभी 2 हुई है, अब 7 इटरेट होगा, 7 आ जाएगा इस आई वेरिएबल के अंदर, हमने इस्तेमाल करा नहीं है, हेलो प्रिंट हो गया। अब लूप चौथी बार चलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जिस सीक्वेंस को वो इटरेट कर रहा था उसके सारे एलिमेंट इटरेट हमारे हो चुके हैं। अब लूप क्या बोलेगा, मैं एंड हो जाता हूं, मेरा काम खत्म हो गया। तो फॉर लूप कितनी बार चलता है, जितने एलिमेंट आपकी सीक्वेंस में हैं, जिस सीक्वेंस को आपने लूप को दिया हो। तो अगर आप यहां से कोई ऐसा सीक्वेंस जनरेट कर लेते हैं जिसमें 50 वैल्यू आ जाए तो लूप 50 बार चलेगा। पहले सर इसी को चला के देखा, 3 बार लूप चला होगा, ठीक है। अब बताओ, अब ये अपने दिमाग में रखना, अब मैं लिखा हूं वो लिख नहीं रहा हूं। बताओ इस वाले लूप से हाई मैसेज कितनी बार आएगा? जो रेंज फंक्शन सीक्वेंस बनी होगी उसमें जितनी वैल्यूज हैं उतनी बार। तो अब सोचो रेंज फंक्शंस जो सीक्वेंस बनी होगी उसमें वैल्यू क्या होंगी, 1 3 5 7 9, टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 5। तो लूप 5 बार चलेगा। अब अगर आपको लगता है कि सर इस सीक्वेंस की जो वैल्यूज हैं वो आई में आ ही रही हैं, उसका इस्तेमाल भी करना चाहे हमारे लॉजिक में फिट हो जाए तो करके देख लेते हैं। तो आप आई को साथ में प्रिंट करके देख लो जिससे पता चलेगा सीक्वेंस क्या बन रही है। बताओ आई के बाद पहली बार आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1, फिर आई के बाद अगली बार क्या प्रिंट होनी चाहिए, यही आपको समझ में आ जाएगा। तो अब फॉर लूप जो भी लोग लगाते हैं उनके 2 नजरिए हो सकते हैं। पहला, फॉर लूप जिस सीक्वेंस पे चलाएंगे उससे जो वैल्यू निकलेंगी इस वेरिएबल में आएंगी, क्या मैं उसका इस्तेमाल अपने लॉजिक में कर पाऊंगा? कर पाऊंगा, तो उस हिसाब से मैं फिर रेंज का इन स्टार्ट एंड डिसाइड करूंगा। और अगर मुझे लूप के इस वेरिएबल में जो सीक्वेंस की वैल्यूज आती हैं उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं करना है तो अकॉर्डिंगली फिर मैं रेंज का यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी जो बोला उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
मैंने सोचा मैं 5 का पहाड़ा प्रिंट करूँ, ठीक है। अब मेरे दिमाग में चल रहा है 5 का पहाड़ा प्रिंट करने का लॉजिक, 5 की गुणा 1 से होगी, 5 की गुणा 2 से होगी, 5 की गुणा 3 से होगी, 5 की गुणा लास्ट में ऐसे कहाँ तक होगी, 10 तक होगी। तो मैंने सोचा फॉर आई इन रेंज। अभी रेंज में क्या लिखना मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि इस नंबर की गुणा करनी है, मुझे मल्टीप्लाई करनी है किससे, एक ऐसी संख्या से कि पहली बार वो 1 हो, अगली बार वो 2 हो, फिर 3 हो, और आखिरी बार वो क्या हो, 10। तो मेरे पास रास्ता है, कोई अलग से वेरिएबल बना लो, जैसे लूप में बनाते थे व्हाइल में, उसको प्लस प्लस करते रहना। मैंने कहा ये भी तो एक वेरिएबल है, इसका सोचो अगर इस्तेमाल कर पाओ तो। हमने कहा चलो इसी का कर लेते हैं इस्तेमाल, अलग से वेरिएबल क्या लगना। अब सोचो इसकी पहली वैल्यू क्या चाहते हो फिर आप, 1, और आखिरी वैल्यू क्या चाहते होगे, 10। और 1 से लेकर 10 तक जाने में हर बार कितने गैप चाहते होगे, 1 1 का। तो उसी सब रेंज को डिफाइन करो, बताओ शुरू कहां से करूं उसे, कहां तक जाऊं, 11 तक। गैप कितने का रखना है, या 5 का पार्ट। तो इस तरह से हम फॉर लूप को यूज करते हैं रेंज फंक्शन के साथ। तो रेंज फंक्शन के स्टार्ट स्टॉप और स्टेप को डिसाइड आप करते हैं, आप क्या लॉजिक लिख रहे हैं, उस लॉजिक में ये जो वेरिएबल है उसका इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, और अगर होगा तो फिर कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, कितने कितने गैप पर चाहिए, फिर वो उस हिसाब से रेंज को आप यहाँ पे डिफाइन अपना कर लेते हैं। ठीक है, पहले इतना यहाँ पर लिख कर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रेंज फंक्शन की बात हो, तो जो काम की चीजें मैंने फटाफट लिख दी, इंटीजर वैल्यू बनाएगी फ्लोट और स्प्रिंग, इससे जनरेट नहीं होंगी, और सिमेट्रिक स्टेप होगा हर वैल्यू के बीच में। ठीक है, एक जनरल सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो इससे जो सीक्वेंस बनकर आएगी उसमें आपको 3 चीज पास करनी है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। अभी स्टेप के बारे में कुछ मुझे और बताना है। तो स्टेप पर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। स्टेप पर कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा, क्या रेंज ने ये कहा कि जो मैं सीक्वेंस बनाऊंगा वो छोटे से बड़े क्रम में बनाऊंगा? उसने तो ये कहा मैं एक सीक्वेंस बनाऊंगा इंटीजर वैल्यू की। हो सकता है आप 10 से लेके 1 तक की बनाना चाहते हो, 10 9 8 7 6, ये भी तो सीक्वेंस ही है। हमने कहा तो 5 से शुरू करा, 0 पे खत्म करा। अगर आप सीक्वेंस को रिवर्स डायरेक्शन में बना रहे हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर तक की, तो स्टेप आपको नेगेटिव लेना होता है। अगर आप -1 लोगे तो 5 4 3 2 1, -2 लोगे तो 5 3 1। माइनस साइन रिवर्स डायरेक्शन है। जो स्टेप का मैग्नीट्यूड है, ये साइन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये बताता है वो इंटरवल कितना होगा। ठीक है, जब साइन नहीं था तो फॉरवर्ड की बात हो रही थी। ठीक, तो इस तरह से अब जो सीक्वेंस बनेगी, सीधा आई को प्रिंट करते हैं, मतलब आई की पहली वैल्यू क्या आएगी, फिर
4 3 2 1। बंद तक आएगा, जीरो तो एक्सक्लूसिव भाई। स्टेप, स्टेप अगर पॉजिटिव है, फॉरवर्ड सी। स्टेप अगर नेगेटिव है, रिवर्स। और स्टेप अगर जीरो है तो एरर। स्टेप जीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव में से कुछ हो, जीरो नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी जीरो। तीसरे नंबर का आर्गुमेंट, तो इनको टेक्निकली आर्गुमेंट कहते हैं, पहला आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट, तीसरा आर्गुमेंट, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। अब अगर मैं स्टेप नहीं बताता तो डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू +1 मानी जाती है। ठीक है, तो बताओ उस हिसाब से अब जो सीक्वेंस बनेगी, लूप कहां से कहां तक ले चलेगा। 1 to 4। अगर मैं रेंज फंक्शन में सिर्फ एक वैल्यू बताऊं तो मुझे लगेगा सर पहली वैल्यू है, तो पहली तो स्टार्ट होती है, तो यानी कि ये सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होगी, 5 से, फिर खत्म कहां होगी। तो सीक्वेंस का रूल है कि सीक्वेंस कभी इनफाइनाइट नहीं होती है ना। इस वजह से रेंज फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया कि भाई देखो अगर 3 वैल्यू है तो क्रम, पहला स्टार्ट स्टॉप, तीसरा स्टेप। अगर 2 वैल्यू है तो क्रम होगा स्टार्ट स्टॉप। लेकिन अगर एक वैल्यू है तो क्रम अलग है, इसको स्टॉप माना जाएगा, स्टार्ट नहीं माना जाएगा। और स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो कर दी जाएगी। तो अब ये शुरू होगा जीरो से, और ये स्टॉप हो गया, और आपने स्टेप दिया नहीं है तो डिफॉल्ट वो बंद चलेगा। बताओ फिर ये लूप आई वाला कहां से कहां तक चलेगा, जीरो से लेकर 4 तक। तो अल्टीमेटली ये लूप कितनी बार इटरेट हुआ, गिनती के हिसाब से 5 बार हुआ। तो मुझसे किसी ने यह कहा कि देखो अगर आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक में बात करनी है, मुझे कोई मैसेज प्रिंट करना है पाइथन, और 6 बार प्रिंट करना है, दिमाग लगाओ, मैं रेंज फंक्शन में 6 लिख दो, इसका मतलब ये लूप 6 बार चलेगा। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन गलत है। 6 लिखने से लूप 6 बार चला ऐसा नहीं है। 6 लिखने का मतलब ये होगा स्टार्ट होगा जीरो से, एंड होगा 5 पर, टोटल जीरो से लेकर 5 तक 6 एलिमेंट आ गए, एक एक एलिमेंट पे चला, इसलिए 6 बार चला। लेकिन अगर हम फास्ट ट्रैक में ज्यादा दिमाग लगाए बिना लूप से किसी काम को 100 बार कराना चाहते हैं, रेंज में 100 डाल के छोड़ दो, 100 बार चलेगा ये। वाइल में इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हम रेंज फंक्शन के इन फ्लेवर का यूज कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर। अब ये तो हो गया स्टार्ट की ये वाली कहानी, और स्टेप का भी लिख देता हूँ। डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 होती है। अगर हम रेंज को
और जो सिंगल वैल्यू फिर वो आपका क्या माना जाएगा, स्टॉप माना जाएगा। और इसमें डिफॉल्ट स्टार्ट 0 हो गया और डिफॉल्ट स्टेप 1 हो। स्टॉप की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, आप बोलो सर ये भी नहीं लिख रहा, एरर आएगी। एक तो देना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक तो दो। और जो एक दोगे फिर वो स्टॉप माना जाएगा। दो दोगे, पहला वाला स्टार्ट, दूसरा वाला स्टॉप माना जाएगा। तीन दोगे, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। इंटरप्रिटेशन आपको सही से आना। ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड, फॉर एल्स, ये लगभग उसी तरह से आपका यहां पर चलते हैं। तो अगर हम फॉर के साथ एल्स का यूज करते हैं तो कब चलेगा? वाइल के साथ एल्स कब चलता था? जब वाइल कंडीशन फॉल्स होती थी। यहां तो कंडीशन ही नहीं है, तो ये तब चलेगा जब फॉर सीक्वेंस की सारी वैल्यू को इटरेट कर लेगा उसके बाद। लेकिन अगर किसी वजह से फॉर लूप सीक्वेंस की सारी वैल्यू को नहीं चला पाया और आपने बीच में ब्रेक कर दिया उसे, अब एल्स नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर जिस सीक्वेंस को इटरेट करना था सारी वैल्यूज को इटरेट वो नहीं कर पाया, इसलिए एल्स अब नहीं चलेगा। तो फिलहाल के लिए फॉर लूप इतना ही हम कर पाएंगे। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट पाइथन की आखिरी क्लास तक चल सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली फॉर लूप एक सीक्वेंस पे डिपेंड होता है। हमने सीक्वेंस के नाम पर अभी रेंज फंक्शन पढ़ा है। कल को मैं आपसे कह दूं और भी 4 फंक्शन आ गए, तो आपको फॉर लूप नहीं सीखना है, वो 4 फंक्शन सीखने हैं कि उनसे जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या क्या बनती है। फॉर तो ऐसे ही काम करेगा जैसे अभी काम कर रहा है। तो फॉर लूप का चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन फॉर लूप जिस सीक्वेंस पे काम करता है वो चैप्टर भी शुरू ही हुआ है। बस हमने बस एक ही पढ़ा, रेंज फंक्शन। इस तरह से 10-12 तरीके होते हैं सीक्वेंस बनाने के। उन 10-12 तरीकों पे फॉर लूप इस्तेमाल होगा, और ये 10-12 तरीके पाइथन की आखिरी क्लास तक खत्म होंगे। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।